हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग देख लेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लास 10th का है और ट्राई करेंगे इसको भी वन शॉट में ख़त्म करें तो हो ही जाएगा। स्मॉल एकदम शॉर्ट वीडियो रहेगा। तो पहले सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। तो टोटल 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। टोटल 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, उसमें से 70 मेटल्स है और 20 नॉन मेटल्स है। तो इस चैप्टर में हम लोग का बेसिक जो मेन जो फंडा रहेगा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। तो एटम तो थे पहले से ही, एलिमेंट्स थे पहले से ही, तो क्या इतना ज़रूरत आ गई है कि हम उनको क्लासीफाई करने लग गए। तो ये हमारा इस मतलब इस चैप्टर का मेन टैग रहेगा कि क्यों भाई ज़रूरत पड़ा। अब जब कोई चीज़ को अरेंज करना है तो भाई बहुत जन आए। तो यहाँ पे सेल्स गर्ल्स तो नहीं आए, यहाँ पे आ गए साइंटिस्ट लोग। तो पहले आया अपना डोबरिनर भाई। तो डोबरिनर भाई ने अपना दिमाग लगाया और लगा के क्या बोला कि जब हम लोग 3 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार लिखें तो पहला जो 2 एलिमेंट आएगा, मतलब पहला और आखिरी एलिमेंट का अगर हम लोग जो उनका मास है अगर उनका एवरेज निकालें तो बीच मतलब जो बीच में जो मिडिल वन है उनका एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, आप देख लो। ऑन राइटिंग द 3 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेड in increasing atomic mass, it was found that the mass of the middle element was approximately the average of the atomic mass of the other 2 element. डन। तो ये कहा हमारे डोबरिनर भाई ने, और डोबरिनर भाई ने ट्रेड क्या बताया देखो। तो उसने पहला ट्रेड में बताया लिथियम सोडियम पोटेशियम, मतलब अगर मैं लिथियम का एटॉमिक मास और सोडियम का एटॉमिक मास को ऐड करूँ, समझ रहे हो, अगर मैं लिथियम का एटॉमिक मास और सोडियम का एटॉमिक मास को ऐड करूं और उसको 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो मुझे किसका एटॉमिक मास मिल जाएगा, सोडियम का मिलेगा। आप इसे करके देखना। सिमिलरली दूसरा उसने बनाया कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरिलियम का, और तीसरा बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये तीनों भी सेम है, मतलब अगर मैं क्लोरीन का मास को ऐड करूँ और आयोडीन का मास को ऐड करूँ और इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे ब्रोमीन का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो ये अरेंजमेंट दिखाया हमारे डोबरिनर भाई ने। डन। लेकिन डोबरिनर भाई का अरेंजमेंट बाकी साइंटिस्ट लोगों को पसंद नहीं आया कुछ दिन बाद। क्यों? क्योंकि उसने खाली ऐसे मतलब क्या बोलते हैं ओनली 3 ट्रेड्स, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स ही दिखा पाए। बाद में एक और दिया था तो टोटल 12 एलिमेंट्स था। कुल मिला के बुक में क्या दिया गया है कि ही कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स, दैट इज़ टोटल 9 एलिमेंट्स, बट एक्चुअली देयर वर मेनी मोर एलिमेंट्स। तो हमें भी बताया। डन है। चलो, तो इस तरह भाई डोबरिनर भाई ने क्लासीफाई तो किया लेकिन हम लोगों ने माना नहीं। अब नेक्स्ट कौन आए, हमारे न्यूलैंड भाई आए। तो न्यूलैंड भाई ने क्या दिया, ऑक्टेव का रूल। पता नहीं संगीतकार थे शायद, तो उनको ऑक्टेव रूल बहुत पसंद आया तो उन्होंने दे दिया होगा। तो उसने क्या किया, उसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार ही किया, मतलब जो अरेंजमेंट किया उसमें क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था। सो ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू थोरियम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास एट दैट टाइम। सो स्टार्टिंग वाला क्या रखा था उसने, हाइड्रोजन, और कहाँ तक किया था उसको, अप टू थोरियम किया था। कहाँ तक, अप टू थोरियम का गया, ये रहा अप टू थोरियम, जो कि उस टाइम में हाईएस्ट एटॉमिक मास वाले एलिमेंट थे उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे, न्यूलैंड भाई के टाइम पे। सो और उसने क्या पाया कि इट वॉज मतलब उसको ये पता चला कि पहला जो एलिमेंट है, देख लो सीधा भी, इट वॉज फाउंड दैट द 8 एलिमेंट प्रोसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो जो 8th एलिमेंट था, अभी चलो आ गए ट्रेड में पहुँच गए। सो उसने क्या बोला, जो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट था, देखो देखो इसे देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो उसने क्या देखा, जो पहला एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है, दिख रहा है, पहला एलिमेंट और 8th एलिमेंट, इनका प्रॉपर्टी क्या था, सेम था। समझ रहे हो, सबके साथ। ये जैसे लिथियम लिखा है और Ti लिखा है, पता नहीं क्या है वो, इसका ही प्रॉपर्टी क्या था, सेम था। डन। अभी देखो जो ए पॉइंट लिख लेते, सी देख लेते, दिस वॉज कंपेरेबल टू ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक एंड हेंस कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब ये जो मिला है ना अपना सारे गामा पा में होता ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, समझ रहे हो ना। ये जो लॉ होता है ना सारे गामा पा, जो 8 नोड्स है ना, टोटल 8 नोड्स, तो ये उसके माफिक था, तो उसको क्या बोलने लगा, ऑक्टेव लॉ भी हम लोग बोलने लगे। अभी देखो इसके ड्रॉबैक तो आपको यहीं पे दिख जाएंगे, तो मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ। इसने देखो क्या क्या किया है, ये देखो, पहला बात, उसने दो एलिमेंट को क्या करे, एक ही ग्रुप में डाल के रखे। डन है। कोबाल्ट निकल एक ही जैसा अलग बात है, देखो दो एलिमेंट को एक ही ग्रुप में डाल के रखा है। और देखो आयरन को, देखो कोबाल्ट निकल, इसके माफिक होता है आयरन, देखो आयरन को कितना दूर प्लेस करके रखा है।
तो इसके कुछ लिमिटेशन है, हम लोग आगे देख लेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा। फिर देखो और क्या, जैसे दो फ्लोरीन क्लोरीन, ये काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, इसके साथ किसको डाल के रखा है, कोबाल्ट को। तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, चलो देख लेते हैं लिमिटेशन, लिख के रखे ऑलरेडी। सो लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो पहला लिमिटेशन कि उसको लगा था ओनली 56 एलिमेंट्स ही है, उसके बाद और कभी आएगा नहीं एलिमेंट। सो एक क्या लिखा है, ही एज्यूम्ड, ओके, ही एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी फ्यूचर डिस्कवर्ड। तो बाद में हो गया डिस्कवर, तो पहले ही गया, चलो छोड़ दिया हम लोगों ने। चलो, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन टू लॉ ऑफ ऑक्टेव ही नॉट ओनली एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो एडजस्टेड सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम स्लॉट। पता चला ना, जैसे क्या बोलते हैं, क्लोरीन के बगल में कोबाल्ट निकल लिख के रखा था। सो कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट ऑफ पोजिशन इन पॉइंट, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट एंड निकल वर इन द सेम स्लॉट एंड पोजिशन इन द सेम कॉलम विथ फ्लोरीन। बताया था ना, फ्लोरीन काफ़ी रिएक्टिव है, लेकिन कोबाल्ट और निकल को भी उसी के साथ रखा है। कोबाल्ट और निकल तो काफ़ी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, फिर भी उसको उसी के साथ डाल के रखे थे वो। अब देखो, फिर आए हमारे मेंडलीव भाई ने। तो मेंडलीव भाई ने भी क्या किया, एटॉमिक मास के अनुसार ही अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार अरेंजमेंट किया। लेकिन इसने एडिशनली क्या किया, एक काम तो ऑक्टेव ने भी किया था और डोबरिनन ने भी किया था, इसने एडिशनली क्या किया, उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो रिएक्टिविटी थे, मतलब अगर कोई मेटल हो या फिर नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या फॉर्म करता है, इसके अनुसार इसने इस टेबल को बनाया। देख लेते हैं, टेबल मैंने लेके आ गई, क्रॉप एंड पेस्ट। अब देखो, सो उसने फर्स्ट रिएक्शन करवाया, देखो उसने बनाया इस प्रकार से कुछ। अगर हम लोग पहले वाले से देखना शुरू करें तो वो दिख जाएगा। ये देखो, पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, देखो ये रहा ऑक्साइड का फॉर्मूला, दिख रहा है, तो R2O बनाएगा। अभी देखो हाइड्रोजन ये रहा, तो H की जगह में क्या लिखना है, H की जगह पे क्या लिखना है, बस R की जगह पे H लिख देना है, 2O, यही होता है ना। अगर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो क्या बनाएगा, डेफिनेटली क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। उसी तरह अगर हाइड्रोजन क्या हो जाए, हाइड्राइड बनाए, डन है, दिख रहा है, H की जगह H, और पहले भी तो H था, यही है ना, H2। पिछले चैप्टर में तो मैंने बताया भी था कि H1 मॉलिक्यूल शेयर करते, सिंगल बॉन्ड बना के रखते अपने बीच में, इतना डन। देखो, तो उसने यही बस ऑक्सीजन और इसकी प्रॉपर्टी को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए और इसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार उसने इस टेबल को बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके टेबल में ना बहुत सारे जगह खाली थे, दिख रहे हैं, बहुत सारे जगह खाली है। तो ये सारे खाली जगह ना बाद में भरा गया था, मतलब बाद में इसने सीधा क्या, मतलब अपना क्या बोलते हैं, मेंडलीव भाई ने सीधा कहा था कि जो जगह मेरे टेबल में खाली है वो जगह डेफिनेटली क्या होगा, इस जगह पे कोई नया एलिमेंट ज़रूर आएगा। अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में डिस्कवर ज़रूर होगा, और ऐसा हुआ भी। जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ ए का एल्युमिनियम के बाद, चलो एल्युमिनियम के बाद हम लोगों को क्या मिला था, गैलियम मिला था। देखो, ए का एल्युमिनियम के बाद जो जगह था वो खाली था, लेकिन यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, लगता है गलत जगह से कॉपी कर लिया मैंने, चलो छोड़ो कोई नहीं। देखो, ए का एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट था वो प्रेजेंट नहीं था, तो उसने क्या बोला था कि वो आएगा, तो उसके बाद आया भी था। ए का एल्युमिनियम जैसे गैलियम है उसके बाद डिस्कवर हुआ था, उसी तरह सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम भी आया, और ये तो नोबेल गैस वाला जगह है, हीलियम है, आर्गॉन है, तब ये हीलियम आर्गॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये सारे वो जगह है, डन है। अब देखो मज़ेदार चीज़, इस टेबल का मेन यूज़ है, क्या बोलने से, इस टेबल का मेन यूज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे ये टेबल आपको देके पूछ सकता है कि भाई इसका हाइड्राइड क्या बनेगा, ऑक्साइड क्या बनेगा। अगर मैं इस टेबल से मैं सीरियसली बना सकता हूँ कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बनाएगा, ये रहा एल्युमिनियम, इसका ऑक्साइड क्या बनेगा, देखो दिख रहा है ना, इसका ऑक्साइड कौन सा फॉर्म में, R2O3 फॉर्म में, बराबर। तो मुझे आर के जगह बस एल्युमिनियम डालना है, हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह अगर मैं बोलूँ एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या बनाएगा, दिख रहा है हाइड्राइड क्या है, वही ग्रुप में क्या है, RH3, तो एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या बनेगा, AlH3। सिंपली इस टेबल का एक तगड़ा यूज़ है कि हम लोग सीधा इस टेबल को यूज़ करते हुए पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लूँ ऑक्सीजन का ऑक्साइड क्या बनाएगा, देख रहे हैं RO क्या लिखा था, RO3,
तो O की जगह डालना है तो O3 मतलब O3 मतलब O4 आ रहा है मेरा। उसी तरह अगर मैं इसका बनाऊँ ऑक्सीजन मतलब बोलते हैं उसका हाइड्राइड बनाऊँ तो बस दिख रहा है ना RH2 फॉर्म में है, R की जगह बस डाल देना है OH2 मतलब H2 ही तो बोल रहा है वो। ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या होता है हमारा, वाटर होता है, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर होता है। चलो तो ये था हमारा कुछ मतलब इस टेबल का यूज़, इससे बस हम लोग ऑक्साइड और हाइड्राइड बना सकते हैं बहुत ईजीली। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि ए का ब्रोन क्या है, स्कैंडियम है। उस टाइम पे मेंडलीफ ने कहा था कि भाई इस जगह खाली है तो इस जगह में पक्का कोई एलिमेंट आएगा, लेकिन उसके बाद में डिस्कवर हुआ था, समझ रहे हो ना, उसके बाद में डिस्कवर हुआ था। तो ए का बोरोन क्या है, स्कैंडियम, ए का एल्यूमिनियम है गैलियम, ए का सिलिकॉन है जर्मेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखोगे, ठीक है, डन। तो अभी मेंडलीफ भाई का लिमिटेशंस क्या था, मतलब किस वजह से हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। पहला बात, हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, समझ रहे हो। यानी हम आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें उस मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन को रखा गया है उसके लिए सूटेबल प्लेस अभी भी नहीं है, क्योंकि वो मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी शो कर देता है बराबर रख के। तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, आज भी है। तो नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, पहला प्रॉब्लम मतलब पहला ये था पॉइंट। उसके बाद क्या था, आइसोटोप्स, मतलब जिसके अलग अलग क्या होते हैं, बोल देता हूँ। आइसोटोप्स के क्या होते हैं, आइसोटोप्स के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, प्रोटॉन भी सेम होते हैं, बट न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाते हैं इसके, समझ रहे हो, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट बोलो जिसके डिफरेंट न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन आ सकते हैं, न्यूट्रॉन वाले चीज़ हो सकते हैं नेचर में, तो वो वाले आइसोटोप्स। जैसा कि मैं बोलूँ, एक होता है C12 C13, समझ रहे हो। C12 और C13 में डिफरेंस क्या है, दोनों के पास, इसके पास भी 12 प्रोटॉन है, इसके पास भी 12 प्रोटॉन ही है, इसके पास भी 12 न्यूट्रॉन है, इसके पास कितने न्यूट्रॉन है पता, सॉरी यार, हाँ C12 एक और एक C13। C12 के पास भी क्या बोलते हैं प्रोटॉन कितने हैं, 12 है, इसके पास भी प्रोटॉन कितने हैं, 12 ही है, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन भी 12 है, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन कितना है, 13 है। सो सेम ग्रुप वाले, सेम एलिमेंट बट हैविंग डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर आर द आइसोटोप्स इन नेचर। बाद में आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे, लेकिन आइसोटोप्स के लिए कोई जगह रखा नहीं था मेंडलीफ भाई ने, तो ये भी एक ड्रॉबैक था उसका। और सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक क्या था, जो एटॉमिक मास था वो बराबर नहीं बढ़ रहा था, मतलब स्टेडी इंक्रीजिंग नहीं, मतलब इंक्रीज तो हो रहा था लेकिन एक पैटर्न में नहीं हो रहा था, मतलब अंदरधुन हो रहा था। अगर आप उस टेबल को देखोगे तो आपको दिख जाएगा, स्टेडी इंक्रीज नहीं है। तो उसके बाद हम लोग बहुत माथापीची करने के बाद हम लोगों ने बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बहुत ही छोटा सा है, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बनेंगे, ये पूरा बेस्ड है कि इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के ऊपर। अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। एटॉमिक नंबर हम किसे बोलेंगे, एटॉमिक नंबर हम किसे बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, डन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर। तो ये जो पूरा टेबल बनाया गया ये किसके ऊपर बनाया गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है तो बताइए हमें ना, लिथियम के पास कितने हैं, 3 प्रोटॉन है, ऐसे हीलियम भी है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन है, डन है। तो ये प्रोटॉन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया था, डन। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रेंड्स क्या है, इसके पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स क्या है। अभी अगर मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, ये सारे क्या है, मेटल्स है, दिख रहा है, मैं जो ग्रीन वाले को घेर रहा हूँ बैठ के, ये सारे क्या है, मेटल्स है। ये वाले अब देखो काले वाले को, ये सारे क्या है, मेटेलॉइड्स, बराबर। अभी लाल वाले को देख लो, ये वाला क्या है, ये सारे नॉन मेटल्स है ना, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स, बराबर। ये सारे हो गए मेरे नॉन मेटल्स। तो आप अभी खुद देख सकते हो, जैसे जैसे मैं इस तरफ से जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। उसी तरह
अगर मैं इसको उल्टा देखूँ, अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ जाऊँ, कहाँ से, लेफ़्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में आ जाओ, अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में आ जाऊँ तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर है। तो सीधा इसको शॉर्ट बनाते हुए सीधा यहीं पे देख लो पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। देखो जैसे हम लोग सारे नहीं देखेंगे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इस तरफ मूव करने से, या फिर सिंपली बोलो इस तरफ मूव करने से क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। डन। इस तरफ मूव करने से मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़। एक मिनट, गलती बोल दिया। इस तरफ मूव करने से मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, क्योंकि नॉन मेटल की तरफ जा रहा है। इस तरफ मूव करने से मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़। उसी तरह अगर इसको उल्टा देख लूँ, इस तरफ मूव करने से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर मैं बोलूँ एटॉमिक रेडियस की बात, तो हमेशा पॉजिटिव जो भी मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनके पास एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा ही होता है। तो अगर आप देखो तो यही था ना सोडियम पोटेशियम का गैंग, पॉजिटिव चार्ज वाले, सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाले गैंग है, जैसे हाइड्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज बना ही लेता है। डन। तो इस तरफ क्या होगा, एटॉमिक रेडियस छोटा होता है, इस तरफ आने से एटॉमिक रेडियस छोटा होता है, नीचे तरफ भी आने से एटॉमिक रेडियस छोटा होता है। दिख रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। अपवर्ड मूव में हमेशा अपवर्ड मूव में वो ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार अपवर्ड मूव में होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरफ बढ़ता है जाने से। तो आप इस टेबल को अच्छे से देख लो, इसको 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। डन है। एटॉमिक रेडियस वगैरह क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह वो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस किस तरह मूव होने से ज़्यादा होता है, बस इतना ही। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लेना। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, तो आई होप समझ आया होगा। बाय, टेक केयर।